सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रिवीजन वाला वीडियो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसका ये जो नोट्स आपको दिख रहा है ना, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जो है आपको मिल जाएगा। मैंने जो है कमेंट बॉक्स के नीचे में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को जो है मिल जाएगा, जहां पर आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नोट्स अगर बनाना होगा तो यहाँ से भी आप जो है बना सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन क्या होता है। Elements combine to form numerous compound on the basis of their chemical properties. Compounds can be classified into 3 categories. देखो, दुनिया में बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन जो है करती हैं, और रिएक्शन करके हमेशा नया नया चीज़ जो है क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल अपने आसपास देखने को मिलेंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट हैं या जो सब्सटेंस हैं आपस में कंबाइन होकर एक नया चीज़ का फॉर्मेशन जो है करते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तो H2O वाटर बनता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के जो है सब्सटेंस होते हैं। अब अगर इनको हम लोग क्लासीफाइड करने जाए तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एसिड, एक होता है बेस और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट। अब हम लोग उसमें पहले देखते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, फिर इसके जो है किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, अदर इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। देखो, पहले तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज इंडिकेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिकेटर मतलब क्या करता है, जो इंडिकेट करता है। जैसे आप लोग बाइक में या कार में जब ट्रेवल करते होगे, जब आपको टर्न लेना होता है तो आप इंडिकेटर ऑन करते हो कि नहीं, कि मैं इस साइड में मुड़ने वाला हूं करके। तो उसी तरीके से इंडिकेटर जो होता है वो क्या करता है, हमें बताता है कि जिस सब्सटेंस को हम लोग जानना चाहते हैं वो सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिक इन नेचर बाय द चेंज इन कलर। तो ये हमें क्या करता है, कलर चेंज करके बताता है कि ये जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस एसिड कैटेगरी में आएगा या ये सब्सटेंस बेस कैटेगरी में आएगा बाय चेंजिंग द कलर। मतलब इंडिकेटर्स जो होगा पहले उसका कलर कोई दूसरा होगा, फिर जब उसमें हम लोग जिस सब्सटेंस को चेक करना चाहते हैं उस सब्सटेंस को जब डालेंगे तो वो अपना कलर क्या करेगा, चेंज कर लेगा। और जब कलर चेंज करेगा तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि जिस सब्सटेंस को हम लोग चेक करना चाहते हैं वो एसिड है या बेस है। अब कुछ कॉमन इंडिकेटर्स देखते हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हमारे पास मान लो जो है एक जो है हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस है। बेसिकली लिटमस जो होता है वो एक पेपर होता है, ब्लू कलर का पेपर है। ये जैसे ब्लू कलर का है ना, आप ऐसे समझ लो ये जो ब्लू कलर का एक पेपर है, इस पेपर में मान लो हम लोग डालते हैं किसको, लेमन जूस को। ठीक है, सपोज दैट अभी एग्जांपल के लिए लेमन जूस को जो है इसमें हम लोग डालते हैं। तो जैसे ही लेमन जूस को हम लोग इसमें डालेंगे ना, इसका कलर पहले क्या था, ब्लू। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाएगा रेड में। तो हम समझ जाएंगे कि अगर कोई लिटमस पेपर जो कि पहले ब्लू कलर का था, बाद में कोई सब्सटेंस ऐड करने के बाद वो रेड कलर हो गया, तो वो सब्सटेंस कौन सा है, एसिड है। तो लेमन जूस क्या होगा, एसिड होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक जो है रेड कलर का लिटमस पेपर है और रेड कलर के लिटमस पेपर में अगर हम लोग कोई सब्सटेंस डालते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डालेंगे तो ये रेड कलर से चेंज होकर क्या बन जाएगा, ब्लू हो जाएगा, एसिड का उल्टा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सब्सटेंस जो हमने इसमें ऐड किया था वो सब्सटेंस कैसा है, बेस है। तो एक तो हमारे पास ये इंडिकेटर्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला इंडिकेटर्स ये है लिटमस पेपर। दूसरा इंडिकेटर्स हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स अ रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव्स येलो कलर इन बेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था मिथाइल ऑरेंज के लिए, क्या, माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। आप इससे जो है याद कर सकते हो। कैसे,
एप्पल्स का ए याद रखना, ए मतलब एसिडिक, और मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसको किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। बी से याद रखना बेस, और बेस को किस में चेंज कर देता है, येलो कलर में जो है चेंज कर देता है। तो एक तो लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के थ्रू जो है हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है फिनोल्फ्थेलीन इज अ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो फिनोल्फ्थेलीन होता है ना, जब इसको आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे या एसिडिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डालोगे तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है मतलब आप समझ जाना कि वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और अगर ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है, तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, बेस है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो, दोज सब्सटेंस whose order change in acidic और base media are called olfactory indicators। olfactory indicators मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सूंघ कर जो है या स्मेल करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऑनियन है, ऑनियन का स्मेल हमें, ओरिजिनल स्मेल हमें मालूम है, हमने उसमें क्या किया, कुछ सब्सटेंस डाला। सब्सटेंस डालने के बाद अगर ओनियन का स्मेल अगर चेंज हो जाएगा तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कौन कौन आते हैं, अनियन आता है, वेनिला आता है, क्लोव ऑयल, ये सब जो है इसमें आते हैं, ठीक है। On adding sodium hydroxide to the cloth strip treated with the onion, the smell of onion is not detected and acidic solution does not eliminate the smell of the onion। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जब हम लोग किसी एसिडिक सॉल्यूशन को जो है हम लोग कहाँ डालेंगे, ऑनियन पे डालेंगे, तो वो ऑनियन के स्मेल को क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ऑनियन का ओरिजिनल स्मेल जो था बाद में भी वही स्मेल जो है यहाँ पर क्या होगा, रहेगा। तो हम पता कर लेंगे कि अगर स्मेल चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब ये तो एसिड है, और अगर चेंज हो गया तो बेस है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं एसिड और बेस को जो है क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। दूसरा, एसिड को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ये तो हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। उसके अलावा जो एसिडिक होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिड प्लस वाटर, तो एसिड प्लस वाटर जब रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन जो है हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो ब्लू कलर होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। और जब हम लोग बेस को क्या करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बेसिक हमारे आइडेंटिफिकेशन के तरीके होते हैं। अब एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद द मेटल, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जब कोई एसिड जो होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या देता है, या ये बोल सकता है कि अगर कोई बेस जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। आपको ये याद रखना है कि जब एसिड जो होता है जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। और सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके। या आप ये याद रख सकते हो कि जब कोई एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। आप ये याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज अगर हो रही है किसी रिएक्शन में, अगर एसिड जो है मेटल के साथ कर रहा है तो, ठीक। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, When dilute sulfuric acid reacts with the metal zinc, जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है ना तो ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को मार मार के भगा देता है और यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन के प्लेस में ये खुद स्टैब्लिश हो जाता है। और देखो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। सेम उसी तरीके से ये तो एसिड के साथ हुआ, ये एसिड प्लस मेटल का एग्जांपल है। देखो ये मेटल है और ये एसिड है, यहाँ पर देखो ये मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है। तो चाहे जो है एसिड और बेस दोनों अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दोनों के दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोवाइड करते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब वो रिएक्शन करते हैं तो वहां से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस जो है क्या करता है, रिलीज जो है करता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट्स। जब एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और गैस कौन सा रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जब वो मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो यहाँ पर क्या बना था, हाइड्रोजन, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl, NaCl मतलब जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और H2O मतलब वाटर। तो देखो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज होगा। सेम चीज अगर सिमिलरली जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो फिर से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड और बेस जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है या क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे अगर आपको कहीं भी चींटी काट लेती है तो आपको क्या होती है, जलन होती है। तो चींटी जब आपको काटती है ना तो आपके बॉडी में जो है वो एसिड को इजेक्ट कर देती है, एसिड डालती है वो, ठीक है। अब अगर आपको उस जलन को खत्म करना है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि उस पर जाकर साबुन लगा लो या सोप लगा लो। सोप क्या होता है, नेचर में बेसिकली बेस होता है। तो जो एसिड जो है चींटी ने आपके बॉडी में छोड़ा या रिलीज किया, वो जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपको जलन जो है नहीं होगा। तो साबुन लगाने के पीछे का रीजन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो NaCl मतलब सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड। अगर मेटेलिक जो ऑक्साइड्स हैं अगर वो रिएक्शन करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, सो एसिड रिएक्ट विद द मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो ऑलमोस्ट हर केसेस में सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है कि नहीं, कॉपर एक मेटल होता है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है। अच्छा देखो कॉपर क्लोराइड भी सॉल्ट होता है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ NaCl को ही सॉल्ट बोला जाए, CuCl को भी क्या बोला जाता है, सॉल्ट। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है रिलीज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो नॉन ऑक्साइड्स के साथ जब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब नॉन मेटल ना, नॉन मेटल मतलब गैस समझ सकते हो आप। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यहाँ से वाटर जो है रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखने, ये एग्जाम में आपको कंप्लीट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है, देखो अब हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं एसिड के बारे में, ठीक है। अब देखो एसिड के बारे में हमने डिटेल से तो पढ़ ही लिया, अब फिर भी हम लोग एसिड को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन गैस या H+ आयन जो है क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे HCl+H, HCl को जब पानी में मिलाएंगे ना तो H+ बनेगा और Cl+ बनेगा, ठीक है। बेस जो होता है वो OH क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और बेसिस फॉर विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। अब देखो एल्कली क्या होता है, तो वो सारे बेसिस जो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो सारे बेसिस जो क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली बोलते हैं, उनका एक अलग से नाम होता है एल्कली। फिर अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंट हाइड्रोजन, पोटेंट हाइड्रोजन।
अब इससे क्या पता चलता है, पोटेंट हाइड्रोजन से हमें पता चलता है कि कौन सा सबसेट जो है कितना एसिडिक है। बाकी हमारे पास जितने भी मेथड होते हैं चेक करने के, उससे सिर्फ हम चेक कर पाते हैं कि एसिड है कि बेस है, लेकिन पीएच स्केल के हेल्प से हम ये भी चेक कर पाते हैं कि जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस है तो वो कितना वीक बेस या कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, so pH of a solution is the negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration expressed in mole per liter। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस टू दी बेस 10। अब ये लॉग क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर जो है आप पढ़ोगे इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाला और पीएच की वैल्यू अगर 7 से नीचे आती है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा आती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। समझ में? और जब एसिडिक होता है ना तो उसमें H प्लस आयन ज्यादा होता है और OH माइनस कम होता है, लेकिन जो बेस होता है उसमें OH वाले पार्ट ज्यादा होता है, H प्लस वाला पार्ट कम होता है। और अगर pH की वैल्यू 7 आती है तो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर जो होता है वो H2O होता है। H2O जब स्प्लिट होता है तो किसमें होता है, H प्लस और OH माइनस। तो देखो इसमें दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जबकि एसिडिक में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बेस में जो है OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक, अब ये स्केल है, इट इज ए स्केल शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस। अब देखो कैसे करते हैं पीएच स्केल, हम लोग चेक कैसे करते हैं। एक तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, H प्लस की वैल्यू निकाल सकते या पूरे पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन पीएच की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें H प्लस चाहिए। तो H प्लस कैसे निकालते हैं, देखो तो ये जो pH वैल्यू होते हैं हमारा वो 0 से लेकर 14 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सब पेपर उठाएंगे, उस पेपर को पहले व्हाइट पेपर रहेगा, व्हाइट पेपर में हम क्या करेंगे, एक सब्सटेंस डालेंगे। ठीक है, सब्सटेंस को डालने के बाद इन 14 कलर में से वो कौन से कलर के साथ मैच हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। एक तो हो गया मैथमेटिकल तरीका, दूसरा हो गया इससे भी निकाल सकते हैं। तो एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसमें मान लो हमने नींबू का रस डाल दिया, फिर ये कलर चेंज हो जाएगा, फिर इस कलर को हम लोग इन सब के साथ मैच करेंगे कि कौन से कलर के साथ मैच हो रहा है। फिर हम लोग देख लेंगे, जैसे मान लो 9th कलर के साथ मैच हुआ तो हम बोलेंगे कि ये तो एल्कली है, बेस है। इस तरीके से हम लोग जो है चेक करते हैं। अगर हम लोग 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी जो एसिड की जो नेचर है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और अगर 7 से दूर जाते हैं तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, अगले वीडियो में फिर इसका नेक्स्ट पार्ट को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे।